ये जो जनता को कष्ट हो रहा है दिल्ली में, ये किसानों की वजह से नहीं है, सरकार की वजह से हो रहा है। आपने उनको वहाँ रोका, उनको सीधे सीधे वो कहते हैं हमें रामलीला मैदान जाने दीजिए, हम वहाँ बैठे रहेंगे, आप अपना काम करते करिएगा। तो क्यों नहीं रामलीला मैदान जा, रामलीला मैदान में जाकर वो क्या कर लेंगे? क्या वहाँ बम चला लेंगे? आप क्या कर लेंगे? वो कहते हैं कि किसानों ने रास्ता रोका, किसानों ने रास्ता नहीं रोका, रास्ता सरकार रुकवा रही है। थैंक यू वेरी मच। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। बरेली में करीब 10 साल महापौर रहे शहर के वरिष्ठ डॉक्टर और सर्जन डॉक्टर IS तोमर ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पत्रकारों को उन्होंने वो चिट्ठी भी दी है जो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है और जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया है कि लखनऊ रोड पर नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की बेशकीमती जमीन पर पड़ोस की एक निजी यूनिवर्सिटी ने कब्जा कर रखा है, जिसके बारे में कई बार पैमाइश भी हो चुकी है। इसके अलावा डॉक्टर IS तोमर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे भी बोले हैं। इसके अलावा कई दूसरे और मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा की है, मसलन ओवरब्रिज के निर्माण के प्रस्ताव को लेकर भी अपनी टिप्पणी की है और स्मार्टनेस के नाम पर शहर में क्या हो रहा है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए डॉक्टर IS तोमर को। गंभीर जी, आपने स्मार्ट सिटी की बात करी है, स्मार्ट सिटी पे मुझे ये कहना है कि 2014 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, 2015 में हुआ था लॉन्च ये, तो मैंने तभी कहा था ये प्रोजेक्ट फेल्योर है जिस तरह से हम चल रहे हैं। हमने सारी एजेंसी विदेशी हायर करी और विदेशी एजेंसी हायर करके उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट बनाए जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। स्मार्ट सिटी के बजाय यदि हम जो है मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर पाएँ, मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहे, हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये पब्लिक के साथ बेईमानी है। दूसरी बात रही बरेली की, कि बरेली में जो स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, जो इनिशियल प्रोजेक्ट गया था उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे एडिशन और डिटेक्शन हुए जो पब्लिक को नहीं बताया जा रहे हैं, और ये होता है उसका टेंडर निकल गया, इसका टेंडर निकल गया, उसका टेंडर निकल गया। तो आई थिंक ये केवल पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पर जो है आपके गांधी उद्यान से लेकर के और उस तक डेलापीर तक खंबे बदल दिए गए, डिवाइडर को तोड़कर और सत्यानाश कर दिया गया, और जो खंबे लगाए गए हैं वो किसी भी तरह से, मैं नहीं समझता हूँ कि उसको हम ये कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के खंबे या स्मार्ट सिटी से लग रहा है, एंड दे आर वेरी कॉस्टली एज वेल। जो उनकी कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है और बाहर के ठेकेदार को दिया गया, और उसमें भी घपले ही हैं उसमें। तो इस तरह से पैसे को वेस्ट करना मेरी समझ से इस तरह ये स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी में सबसे पहला काम जो है वो होना चाहिए नाली, सड़क, पानी पीने की व्यवस्था, ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये थी। ये स्ट्रीट लाइट में आप पोल बदल के स्मार्ट लगने लगे, ये संभव नहीं। पहले उसका जो डिवाइडर तोड़ा उस डिवाइडर को भी ठीक करना चाहिए, डिवाइडर नया पूरा बनना चाहिए, तब आप उसको कोई स्मार्ट सिटी की संज्ञान या स्मार्ट सिटी का कर सकते हैं। तो इसमें पैसे का दुरुपयोग है, इसमें मूलभूत सुविधाओं में इस्तेमाल होना चाहिए बनिस्बत इसके कि आप हाई पे बात करें और हाई फाई में आप अनाप शनाप पैसा बर्बाद करें। जिस तरह से हमारे शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, अब हमारे पशु और इंसान दोनों साथ साथ रहने की स्थिति में नहीं है। इतनी जगह नहीं है कि पशु शहर के अंदर रह सकें। डेयरियाँ तुरंत बाहर होनी चाहिए और तुरंत डेयरी बाहर ले जाने की जिम्मेदारी डेयरी वालों की है, न कि प्रशासन की। प्रशासन को तो इसमें सख्ती करके उसको बाहर भेजने की होना चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति होगी तो सारी डेयरियाँ बाहर चली जाएंगी। और डेयरियाँ बाहर जाने से एक सबसे बड़ा जो हमारा सीवर का चौक और नाली चौक और जो गंदगी है और जानवरों को लेकर वो सड़क पे निकलते हैं तालाब में ले जाने के लिए, ये सारी चीज़ बंद हो जाएंगी। ये तुरंत होना चाहिए और इसका इनिशिएशन मैं समझता हूँ प्रशासन के बजाय शासन लेवल से होना चाहिए कि डेयरियों को प्रत्येक शहर से, केवल बरेली नहीं,
जितने भी उत्तर प्रदेश के शहर हैं उन सभी शहरों से बाहर जानी चाहिए, जिस तरह से और बड़े कवर्ड टाउन्स में हैं। देखिए, अतिक्रमण दो तरह के अतिक्रमण हैं। एक टेम्पररी अतिक्रमण है जो है खोमचे वाले, रेडी वाले या डेली जो लगाने वाले हैं, एक तो वो है। और एक वो है जो दुकानदार एक दूसरे की देख में होड़ में लगाता है कि उसने सामान इतना बाहर रखा, मैंने इतना रखा, मैंने इतना रखा। तो ये जो सामान रखने वाली पद्धति है, इनके ऊपर तो पेनल्टी, फाइन लगना चाहिए, और फाइन कंटिन्यूस लगना चाहिए कि भाई आज भी लगा, और यदि कल भी रखा तो कल भी लगेगा, परसों रखा तो परसों भी लगेगा। और ये जो है एक टीचिंग होनी चाहिए कि भाई अब आप ये सामान दुकान से बाहर नहीं रख सकते। ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो हमारे फुटपाथ पर लोग व्यापार कर रहे हैं, जो वेंडर हैं, उनके लिए आज से नहीं 5 साल से जो है स्कीम बन रही। 7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुका कि वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन होनी चाहिए, वो डिफाइन होनी चाहिए, और वेंडिंग जोन में ही इनको खड़े होने की या ठेला लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जो अतिक्रमण परमानेंट है वो तोड़ा जाना चाहिए, और जो ये रोजाना का अतिक्रमण है इसके लिए पेनल्टी लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि आपके ज़माने में पार्क चमकते हुए नज़र आते थे, खासतौर से गांधी उद्यान समेत अन्य, अब वो स्थिति नहीं दिख रही है कुछ। अब देखिए, ऐसा है कि ये तो पूरे शहर की स्थिति ही जैसी दिख रही हो सबको मालूम है। इसमें मैं कुछ कमेंट करने का मैं समझता हूँ मुझे आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक नागरिक ये जान रहा है कि आप पिछले 2017 से लेकर शहर की क्या हालत हुई है। कुछ तो सीवर वालों ने करी है, और बाकी नगर निगम ने करी है कि नया कोई प्रोजेक्ट, नया कोई कार्य नहीं कर रहे, सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो हर शहर का व्यक्ति जान रहा है, नागरिक जान रहा है कि नगर निगम का इन पिछले 3 सालों में कार्य कैसा रहा है। ब्याज टैक्स की व्यवस्था वही की वही है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना बिल्कुल गलत है। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोविज़न है नगर निगम में। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं जुड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% का प्रोविज़न है। जो ऐसा किया जा रहा है सरासर गलत है, कानून के विरुद्ध है, और ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो आतंकी टैक्स की जो बात होती थी, जिसको अगर कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई नगर निगम में, वो आतंकी टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो वो कौन सी बातें होती थी? ये तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई ये तो आप जो वर्तमान में सरकार है और जो प्रशासन है उससे पूछिए कि आपने आतंकी टैक्स को कहाँ ले गए और कहाँ ख़त्म कर दिया, और टैक्स में आपने क्या रिलीफ दिया। कुतुबखाना ओवरब्रिज की बात हो रही है, आपके कार्यकाल में कितने समय में ओवरब्रिज बनकर तैयार हुआ था? लगता है कुतुबखाना ओवरब्रिज बन जाएगा उतने समय में? समरगंज फ्लाईओवर एक उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि ये उदाहरण जो है केवल बरेली में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हो सकता है। 14 महीने के अंदर ये फ्लाईओवर बनकर चालू हो गया था। 24 अक्टूबर को इसका शिलान्यास हुआ था, और उससे अगली जनवरी में ये चालू हो गया था। इससे जल्दी कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता। रही बात कुतुबखाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने पहले ली नहीं, घोषणा आपने पहले कर दी, 100 करोड़ का आपने बजट दे दिया। पहले तो 100 करोड़ का बजट ही ज़्यादा है। दूसरा, उसको वाई शेप बनाने, वाई शेप बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, वो केवल एक सीधा होना चाहिए। और जो जिला पंचायत वाली रोड है उस पर इसको जाना चाहिए, जो PWD की सीधी रोड गई है उस पर आना चाहिए। जिला अस्पताल के साइड में इसका कतई भी विंग नहीं आना चाहिए, वो उचित नहीं होगा। इसको गवर्नमेंट कॉलेज के पास उतारें, और नवल्टी चौराहे से लेफ़्ट को डाइवर्जन करके यहाँ से सीधे जो है नवल्टी से लेफ़्ट को डाइवर्जन होकर के आदमी सीधे फ्लाईओवर पे जाएगा और उधर चला जाएगा। जिला अस्पताल की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिला अस्पताल की तरफ केवल वही जाएगा जिसको जिला अस्पताल या उस साइड के मार्केट जाना है। तो ये वाई शेप वाला गलत है। वाई शेप में जो है एक अननेसेसरी का, एक तो आप ऊपर क्रॉस बनाएंगे जो एक्सीडेंट का जोन बनेगा, और अननेसेसरी का एक्सपेंसिव बढ़ेगा। दूसरी बात, यदि 500 मीटर में 9 मीटर से जगह कम है तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बिना आप कैसे कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि सबसे पहले PWD के नक्शे के अकॉर्डिंग PWD डिपार्टमेंट को साथ लेकर नगर निगम और सेतु निगम इसका पूरा सर्वे करें कि रोड की चौड़ाई
PWD के नक्शे के अनुसार क्या है। पहले ये सुनिश्चित कर ले कि वो चारी चौड़ाई वहाँ पर उपलब्ध हो, और यदि वो अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। इसके बाद फ्लाईओवर की बात सोची जाए कि बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके बाद की बात है। यदि 9 मीटर से कम कहीं भी जगह मिलेगी तो फ्लाईओवर नहीं बन पाएगा। आपके कार्यकाल में शायद हजियापुर में यूनानी मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी, या हाँ, यूनानी मेडिकल कॉलेज हमारे ही समय पर सैंक्शन हुआ था, हमने ही जगह दी थी। 10,000 वर्ग मीटर जगह दी गई थी। उसका अब शायद कुछ फंड्स रिलीज हुए हैं, अब वो कुछ आगे बढ़ा है। बाकी ये 4-5 साल से वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था, जबकि हमारे कार्यकाल में उसको ज़मीन दे दी गई थी और स्वीकृति हो गई थी शासन से। 300 बिस्तर का अस्पताल खुर्रम घोटिया में बना था, क्या कब बना था, कितना पैसा खर्च हुआ? अब कोरोना धीरे धीरे खात्मे की तरफ, वैक्सीन भी आ रही है, तो फिलहाल तो इसे कोरोना अस्पताल बना दिया गया था, लेकिन भविष्य में अब क्या होगा? देखिए, भविष्य में 300 बेड हॉस्पिटल पिछले 7 साल से बन रहा है और बन के शायद तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल बनाने लगे तो बहुत आसान है, लेकिन स्टाफ, डॉक्टर्स यदि आप पर नहीं है, ऑलरेडी आप जो है PMS में डॉक्टर्स की भारी कमी है, और मैं समझता हूँ कि पॉलिसी की वजह से कमी है। डॉक्टर्स को आप डॉक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, उनको एक ऑर्डिनरी अधिकारी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उनके लिए कोई सुविधा नहीं दे रहे। देहात में उनको रख रहे हैं तो उनको कोई सुविधा नहीं दे रहे। आप वहाँ एक SDM को रखते हैं तो उस SDM के साथ में एक अदर होता है, डॉक्टर भी वहाँ सेवा दे रहा है, उसको आप उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे? जब प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो गाँव में नहीं रुकेगा वो। तो दे हैव टू चेंज दी पॉलिसी। जब तक ये सारी पॉलिसी चेंज नहीं होंगी तो डॉक्टर सरकारी नौकरी में रुकेगा नहीं। दूसरा, हम PMS जो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स करते हैं, हमें वहीं से पिकअप करना चाहिए, और उन बच्चों को, जो बच्चे अपनी पढ़ाई में खर्चा नहीं कर पा रहे और यदि वो हमारी स्कीम के तहत आते हैं, उसको स्कॉलरशिप दिया जाए और उनसे बॉन्ड लिया जाए कि वो 5 साल 10 साल सरकारी नौकरी करेंगे। हमें वहाँ से ग्रास रूट पर कार्य करना चाहिए, अन्यथा ये PMS की सर्विसेज और ख़राब होती चली जाएंगी। डॉक्टर साहब, आजकल मोबाइल पे कॉलर ट्यून बहुत बज रही है और उसमें बिग बी अमिताभ बच्चन सीख दे रहे हैं। क्या लगता है अब ज़रूरत है इस देश को कोरोना के बारे में बार बार बताने की? नहीं, देखिए, वैसे तो सभी को पता है, लेकिन पता होने के बाद भी आदमी वास का इस्तेमाल नहीं कर रहा। उस कॉलर ट्यून को इतना लंबा ना करके केवल छोटा कर दिया जाए, तो व्यक्ति टेलीफोन मिलाने के बाद 2 मिनट 3 मिनट का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, उसको केवल छोटा कर दिया जाए, इतना लंबा उस कॉलर ट्यून को ना रखा जाए। किसान आंदोलन को दिल्ली में चल रहा है, किसान घेरे हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वो फर्जी है? जो लोग उसको फर्जी कह रहे हैं वो लोग फर्जी हैं। किसान का आंदोलन बिल्कुल किसानों का है, और जो लोग उसे फर्जी कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो लोग फर्जी हैं जो अन्नदाता को फर्जी बता रहे हैं, जो अपने 24 घंटे अपने खेत में लगाकर अपना खून पसीना बहाकर आपको खाने की टेबल पर आपके खाना पहुंचाता है, उसको व्यक्ति फर्जी कह रहे हैं, तो उससे बड़ा अन्याय, उससे बड़ा खराब कोई बात नहीं हो सकती कि जो आप उसे जो है फर्जी कहें। लोग बहुत सारे किसान मौजूद हैं, और मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार अंधे काने बहरों की सरकार हो गई है, जो उनकी बात को नहीं सुन रही। आप दुनिया भर की बात सुन सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, आप घूम सकते हैं, दुनिया भर में जा सकते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि साहब आप किसानों से बात कर लें, और ये मैटर एक दिन में सॉल्व हो सकता है। सॉरी, सरकार का हर नुमाइंदा ये कह रहा है कि साहब MSP लागू रहेगा, तो इस बात को कानून के लिखने में क्या देरी है? इसको आप कानून का अमला क्यों नहीं पहना देते? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा कि भाई इसको निपटाइए, आप भी कह रहे हैं कि साहब MSP लागू रहेगा, प्रधानमंत्री ने कह दिया लागू रहेगा। भाई लागू रहेगा तो यदि लागू रहेगा तो उसको कानून क्यों नहीं बना रहे हो? बाकी कानून क्यों बनाए? बाकी कानून भी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, बोले मैंने जवानी कह दिया, हो गया। इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा सही नहीं है, आप MSP लागू नहीं रखना चाहते, इसलिए केवल आप बातों में टालना चाहते हैं।
एमएसपी लागू करिए, किसान आंदोलन खत्म हो, किसान अपने घर जाए, अपना काम करे, आप अपना काम करें। एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए किसान को? उसकी लागत का क्यों नहीं मिलना चाहिए 1.5 गुना? मिलना चाहिए। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव नहीं दिख रहे हैं, लोग उस पर भी चर्चा करने लगे हैं। देखिए, ये सारे के सारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाता। और वो जो है बाबा रामदेव बड़ा कूदते थे पहले तो कि काला धन आएगा, 400 लाख करोड़ रुपया बाहर है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बाबा रामदेव पी गए या कहाँ चला गया, अब रामदेव जी नहीं दिखते। अन्ना हजारे जी अपने घर बैठे हैं। अन्ना हजारे जी के आंदोलन के लिए रामलीला मैदान मिल सकता है, महीनों वो बैठ सकते हैं। किसानों को रामलीला मैदान नहीं मिल सकता।